बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ मेजरमेंट, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले फोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। ठीक है। अगर हम किसी भी हमारे पास जो हो ना आंसर हो, उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा डिजिट इंक्लूड करें, ठीक है, तो उसके ज़रिए हमारा जो आंसर आता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है। एक एक्यूरेट होती है और एक प्रिसीजन। इन टर्मिनोलॉजीज को आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स यू प्रेजेंट, ओके, यू रिप्रेजेंट एंड योर आंसर शुड प्रेजेंट द प्रिसीजन विद विच यू नो अ मेजरमेंट। ओके। आप अपने आंसर में जितने ज़्यादा जो है ना डिजिट्स बढ़ाएंगे वो उस मेजरमेंट की उतनी ज़्यादा प्रिसीजन बताएगी। ठीक है। इट सेज वेरी लिटिल अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ये एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट के बारे में बहुत कम बताती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास आंसर होगा उसमें अगर हम ज़्यादा डिजिट्स इंक्लूड करेंगे तो वो प्रिसीजन के बारे में बताएगा, उससे एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल टू ग्रेट प्रिसीजन, अगर आप एक टेबल की लेंथ को मेजर करें ग्रेट प्रिसीजन के साथ, मीन्स के हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें क्या हो, ज़्यादा डिजिट्स हों, बट विद अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉट कैलिब्रेटेड करेक्टली, और एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो कि करेक्टली कैलिब्रेट ना किया गया हो, यू विल नॉट मेजर एक्यूरेटली। तो आप उसको अच्छी तरह से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अब एक्यूरेसी क्या है उसको यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। एक्यूरेसी इज मेजर ऑफ हाउ अ क्लोज मेजरमेंट, ठीक है, हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है। अगर हमारे पास एक टेबल है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट की, ठीक है, लेंथ वो 10 मीटर है, लेकिन आप एक ऐसे जो सही तरह से कैलिब्रेटेड नहीं है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें उसकी लेंथ, अगर वो 9.8 आ गई, 9.7 मीटर आ गई, तो वो भी हमारे पास क्या है, उसकी प्रिसीजन होगी, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो एक्यूरेट क्या है कि किसी वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के ट्रू वैल्यू के करीब होना, वो है एक्यूरेसी। ठीक है। सो आपको समझ आ गई कि हमारे पास अगर हम आंसर में बहुत ज़्यादा डिजिट इंक्लूड करें तो उससे हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है और उसकी प्रिसीजन हम किस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है। सो आंसर है, प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड एंड स्टैंडर्ड। हमारे पास जो प्रिसीजन होती है ना, वो किसी भी मेजरमेंट की एग्जैक्टनेस को जाहिर करती है। ठीक है। और उसको बयान करती है। ठीक है। इट इज़ डिटर्मिन बाय द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसकी पोजीशन, हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है तो उसमें लास्ट जो फिगर होगा उसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है। यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, 0 और 10 के दरमियान, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। ये तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स। ओके। सो फॉर एग्जांपल अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, पोजीशन ऑफ, ये अगर पे ये यहाँ पर मेजरमेंट है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट, कौन सा इस मेजरमेंट में किस पोजीशन पर है लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर मैं उसकी फिर प्रिसीजन बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, पहली मेजरमेंट हमारे पास है 2642 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखें तो वो 2 है, क्योंकि हम लास्ट सिग्निफिकेंट के जरिए किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन को देखेंगे। ठीक है। लास्ट फिगर जो डिजिट है वो 2 है। ठीक है। और यहाँ पर 2 किस जगह पर है, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑन यूनिट प्लेस। ठीक है। और अब लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम 0 लगाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और डिजिट होता तो हम 0 लगाते, जितने इसके बाद डिजिट आएंगे नॉन जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद जितने भी अगर ज़ीरो आते तो हम वो उसके बाद ज़ीरो लगाते, तो वो हमारे पास मेजरमेंट प्रिसीजन होती है उस मेजरमेंट की। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो उसके बाद इसकी प्रिसीजन क्या हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक है। यहाँ पर देखें तो 5 है। ठीक है। 5 के बाद एक ज़ीरो है तो इसकी हो जाएगी 10 मीटर। एंड
यहाँ पर है 34 × 000 किलोमीटर। तो यहाँ पर तीन लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, उसके बाद 3 जीरो हैं, तो लास्ट सिग्निफिकेंट जो भी हो उसकी जगह 1 पुट करना है। ये आप लोगों ने याद रखने कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो उसकी जगह आप लोगों ने 1 पुट करना है, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो उसकी प्रिसियन हो जाएगी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। ये कह रहा है अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हों जिसके डिफरेंट डायमेंशंस हों, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो जवाब दें, ठीक है। सो इसका आंसर ये है, टू क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। हम दो क्वांटिटीज जिसके डिफरेंट डायमेंशंस हो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट दे कैन बी मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड, लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊँगा 4 की, ठीक है। अच्छा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड 10 सेकेंड्स मीन्स टाइम टू 5 मीटर दैट इज़ लेंथ, ठीक है। हम टाइम और लेंथ को आपस में ऐड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स मीन्स टाइम फ्रॉम 8 किलोग्राम मेस, ठीक है। हम 3 आवर जो हमारे पास अगर टाइम हो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 8 किलोग्राम मेस से। मेस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन गिव्स यू फोर्स। अगर हम मेस और एक्सेलरेशन दोनों के डायमेंशन डिफरेंट हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक फोर्स मिलती है, ठीक है, जो कि नई फिजिकल क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मींस के डिस्प्लेसमेंट के अलग डायमेंशंस हैं, टाइम के अलग डायमेंशंस, इनको हम डिवाइड करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, मींस स्पीड मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स। जो ह्यूमन पल्स है एंड स्विंग है पेंडुलम की, ठीक है, वो एक पॉसिबल टाइम यूनिट्स हैं। वाई दे आर नॉट ऑफन यूज्ड, इसको हम यूज़ क्यों नहीं करते एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर, ठीक है। द यूनिट मस्ट बी स्टैंडर्ड दैट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम आर एनवायरमेंटल कंडीशन। हमारे पास एक जो यूनिट होती है टाइम यूनिट, ठीक है, वो हमारे पास एक ऐसी यूनिट होती है जो कि चेंज नहीं होती टाइम के साथ या एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ। अगर हम ह्यूमन पल्स को देखें तो ह्यूमन पल्स क्या होती है, कैन नॉट बी टाइम स्टैंडर्ड बिकॉज इट कैन वेरी विद एज, जेंडर, बॉडीज, इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। ह्यूमन पल्स एक टाइम स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, टाइम की यूनिट हम नहीं रख सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज ये एज, जेंडर और बॉडीज, इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट के साथ ये चेंज होती है। उसके बाद स्विंग ऑफ पेंडुलम है, तो ये कैन नॉट बी टाइम स्टैंडर्ड बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन एज टी इज इक्वल टू 2 π/√L/g। इट वेरीज विद एल्टीट्यूड। यहाँ पर देखें जी और एल है, इन दोनों का फ्लेवर मौजूद है, तो जी का मतलब अगर हम एल्टीट्यूड ज़्यादा करेंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, जिसके ज़रिए टाइम स्टैंडर्ड नहीं होकर चेंज होगा, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो हमारे पास इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसके ज़रिए जो लेंथ होगी सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग की वो भी चेंज होगी, इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम एंड ह्यूमन पल्स बोथ आर नॉट फॉर टाइम यूनिट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट दैट इक्वेशन इज अ राइट इक्वेशन। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो वो डायमेंशनली करेक्ट हो तो क्या वो राइट इक्वेशन होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो राइट इक्वेशन हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी फिजिकल करेक्ट और में भी फिजिकल इनकरेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकती, ठीक है। और जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, फिजिकली इनकरेक्ट होती है, ठीक है। फिर डायमेंशनली इन करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज फिजिकली इनकरेक्ट इक्वेशन। ओके, सो आई होप आज के जो 5 क्वेश्चन थे आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो लेक्चर को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के और नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।